27 जून 1954 ग्वाटेमाला सिटी। एक रेडियो एड्रेस की तैयारी चल रही है। माइक्रोफोन के सामने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जैकोबो अरबेंज बैठे हैं। कुछ ही पलों में वो देश के नाम अपना इस्तीफा पढ़ने वाले हैं। सरकारी बयान के मुताबिक एक रिबेल फोर्स राजधानी की तरफ बढ़ रही है। फौज उसे रोक नहीं पा रही और अगर लड़ाई जारी रही तो सिर्फ और खून बहेगा। उस वक्त ये बात बिल्कुल मुमकिन लगती है, लेकिन जब उस दिन की मिलिट्री रिपोर्ट्स और बाद के डिक्लासिफाइड हुए CIA डॉक्यूमेंट्स के साथ रखकर देखें तो पहला सवाल यहीं पैदा होता है, क्या ग्वाटेमाला वाकई वॉर हार रहा था? इस सवाल का जवाब उस दिन के रेडियो ब्रॉडकास्ट या अखबारों में नहीं मिलता। वो कई साल बाद मिलना शुरू होता है जब CIA ऑपरेशन PB सक्सेस से जुड़े रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई करती है। पहली ही फाइल एक डिटेल की तरफ ध्यान खींचती है। जिस इन्वेजन को ग्वाटेमाला की सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा था, उसमें लगभग 480 लड़ाके शामिल थे। नंबर दोबारा देखिए, फिर एक बार और, फिगर वही रहता है। अगर इन्वेजन फोर्स इतनी छोटी थी तो फिर पूरी सरकार गिरी कैसे? मैप पर नजर डालिए। एक तरफ ग्वाटेमाला की रेगुलर आर्मी, दूसरी तरफ एक नाम बार बार डॉक्यूमेंट्स में सामने आता है, कार्लोस कास्टिलो अरमास, ग्वाटेमाला के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर। CIA ने इस शख्स को इस ऑपरेशन का पब्लिक चेहरा बनाया था। उनके कमांड में लगभग 480 लड़ाके अलग अलग ग्रुप्स में ग्वाटेमाला की बॉर्डर पार कर रहे थे। पहली नज़र में दोनों तरफ की ताकत का कोई मुकाबला ही नजर नहीं आता, लेकिन अगले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स एक अलग कहानी सुनाती हैं। आखिर बैटलफील्ड पर हो क्या रहा था? मिलिट्री रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि इन्वेजन शुरू जरूर हुआ, लेकिन हर जगह उसे वही सक्सेस नहीं मिली जिसकी प्लानिंग की गई थी। कुछ हमले रुक गए, कुछ जगह सरकारी फौज ने रिबेल्स को वापस धकेल दिया। अगर सिर्फ बैटलफील्ड को देखा जाए तो ऑपरेशन उतना मजबूत नजर नहीं आता जितना उस वक्त दिखाया जा रहा था। फिर भी देश के अंदर माहौल बदलना शुरू हो चुका था, लेकिन ये बदलाव आ कहां से रहा था? इसी दौरान ग्वाटेमाला के लोग एक नई रेडियो आवाज सुनना शुरू करते हैं, ला वोज दे ला लिबरासियोन। हर ब्रॉडकास्ट में लगभग एक ही कहानी सुनाई देती है, एक और रिबेल जीत, एक और मिलिट्री डिफेक्शन, एक और इलाका आजाद। सब कुछ इतने यकीन के साथ बताया जा रहा था जैसे ब्रॉडकास्टर खुद फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहा हो। लेकिन एक बात अभी भी साफ नहीं होती, ये रेडियो स्टेशन था कहाँ? ब्रॉडकास्ट का दावा था स्टेशन ग्वाटेमाला के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। हर रोज लोकेशन बदल रहा है ताकि सरकारी फौज उस तक ना पहुंच सके। पहली नजर में ये बात भरोसेमंद लगती है। फिर CIA की डिक्लासिफाइड फाइल्स में एक कोड नेम मिलता है, ऑपरेशन शेरवुड। उसके नीचे लिखी एक डिटेल पूरी कहानी को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। रेडियो ग्वाटेमाला के अंदर से ब्रॉडकास्ट ही नहीं कर रहा था, उसका तो ट्रांसमीटर निकारागुआ में था। अगर स्टेशन की लोकेशन ही अलग थी तो उसकी बाकी खबरों को किस नजरिए से देखना चाहिए? अब ब्रॉडकास्ट को ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ मिलाइए। रेडियो हर दिन एक नई रिबेल विक्ट्री अनाउंस कर रहा था, लेकिन कई मिलिट्री रिकॉर्ड्स उस वक्त उन विक्ट्रीज की कंफर्मेशन ही नहीं करते। कुछ जगहों का जिक्र होता है जहां लड़ाई अभी पहुंची ही नहीं थी। तब एक और सवाल खड़ा होता है, क्या रेडियो बैटलफील्ड को रिपोर्ट कर रहा था या बैटलफील्ड की तस्वीर बना रहा था? आम हालात में ऐसे दावों को वेरीफाई करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इन्वेजन के दौरान रिलायबल इंफॉर्मेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। एक तरफ ऑफिशियल रिपोर्ट्स कम होती जा रही थी और दूसरी तरफ वही रेडियो बिना रुके बोल रहा था, हर घंटे हर दिन। शायद इसी वजह से उसकी आवाज़ और ज़्यादा भरोसेमंद लगने लगी और शायद यही इन्वेस्टिगेशन एक नई डायरेक्शन लेती है। अगर जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं लड़ी जा रही थी तो फिर अगला मोर्चा कहाँ था? अगले कुछ दिनों में ग्वाटेमाला के आसमान में कुछ एयरक्राफ्ट दिखाई देने लगते हैं। पहली नज़र में लगता है शायद इन्वेजन अब सच में तेज़ हो गया है, लेकिन जब CIA ऑपरेशन रिकॉर्ड्स और मिलिट्री रिपोर्ट्स को साथ पढ़े तो एक बात सामने आती है, इन एयरक्राफ्ट्स की तादाद बहुत कम थी और इनके हमले ग्वाटेमाला की आर्मी को तबाह करने के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर इन फ्लाइट्स का असल मकसद क्या था? पैटर्न धीरे धीरे साफ होने लगता है। पहले एक बॉम्बिंग, फिर कुछ ही देर बाद ला वोज दे ला लिबरासियोन पर एक नया ब्रॉडकास्ट। धमाके ज़्यादा देर तक नहीं चलते, लेकिन उनके बारे में सुनाई जाने वाली कहानी लगातार चलती रहती है। तो लोग असल में किस चीज़ पर यकीन कर रहे थे, बॉम्ब्स पर या ब्रॉडकास्ट पर? यहीं CIA प्लानिंग पेपर्स एक और इशारा देती हैं। ऑपरेशन का मकसद हर ग्वाटेमालन को मनाना नहीं था, टारगेट कुछ और था। आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, कैबिनेट के मेंबर्स और वो लोग जो राष्ट्रपति अरबेंज को मशवरा दे रहे थे, अगर ये लोग मान लें कि हार तय है तो शायद जंग जीतने की ज़रूरत ही ना पड़े।
लेकिन किसी को ये यकीन दिलाया कैसे जाता है? एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट में 2 लफ्ज बार बार नजर आते हैं, नव वॉर। पहली बार पढ़ने पर लगता है शायद ये किसी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का नाम होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आगे बढ़ता है और तस्वीर बदलने लगती है। फोकस टेरिटरी पर नहीं था, फोकस लोगों के फैसलों पर था। मकसद दुश्मन की फौज तोड़ना नहीं, उसका हौसला तोड़ना था। लेकिन सिर्फ अफवाहों से इतना बड़ा असर लाना आसान नहीं होता। इसी दौरान कुछ और रिपोर्ट सामने आती हैं। कुछ सीनियर ऑफिसर्स को बिना नाम के धमकी भरे खत मिलते हैं, कुछ के पास छोटे लकड़ी के कॉफिन भेजे जाते हैं और कुछ लोगों को उनके अपने नाम वाले फ्यूनरल नोटिसेस मिलते हैं। कोई लंबा धमकी नहीं, सिर्फ एक एहसास कि कोई देख रहा है। ये अलग अलग वाकयात नहीं लगते, लेकिन क्या ये सब एक ही कैंपेन का हिस्सा था? पीबी सक्सेस से जुड़े डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स में एक और डॉक्यूमेंट मिलता है, अ स्टडी ऑफ असैसिनेशन। साथ ही कुछ प्लानिंग पेपर्स उन लोगों की कैटेगरीज बताते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तार, देश निकाला या कुछ प्रपोजल के मुताबिक ख़त्म करने की बात लिखी गई थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि ये प्रपोजल इस ऑपरेशन के दौरान लागू नहीं हुए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक बात ज़रूर बताते हैं, प्रेशर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बनाया जा रहा था, तो उसका असर अंदर क्या हो रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं भरोसा कम होने लगता है। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर पर शक करने लगता है। पॉलिटिशियन सोचने लगते हैं कहीं कोई पहले ही दूसरी तरफ से बात तो नहीं कर रहा। हर अफवाह थोड़ी और बड़ी लगने लगती है, हर खामोशी थोड़ी और भारी। आर्मी अब भी मौजूद थी, लेकिन क्या बिना भरोसे के कोई भी आर्मी वैसे ही लड़ सकती है? जून 1954 का आखिरी हफ्ता। राष्ट्रपति अरबिन्स के पास रिपोर्ट आ रही है, लेकिन सब एक जैसी नहीं। कुछ कमांडर्स को लग रहा है रिबेल्स असल से कहीं ज़्यादा मजबूत है। कुछ को डर है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो अमेरिका सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है। ये डर कितना सच था? शायद उस वक्त उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि लोग उस पर यकीन करने लगे थे, और जब फैसला लेने वाले लोगों का यकीन बदलने लगे तो क्या अगला फैसला बैटलफील्ड पर होगा या राष्ट्रपति के दफ्तर में? 27 जून 1954। अब कहानी फिर वहीं आ पहुंचती है जहां से हमने शुरुआत की थी। राष्ट्रपति जैकोबो अरबेन्स अपना इस्तीफा पढ़ देते हैं, लेकिन जब पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स को एक साथ देखा जाता है, एक बात समझ आती है। रिबेल फोर्स ग्वाटेमाला सिटी तक लड़ते हुए नहीं पहुंची थी। ग्वाटेमाला की आर्मी भी किसी फैसलाकुन मिलिट्री हार का शिकार नहीं हुई थी। फिर आखिर गिरा क्या था? आर्मी या उस पर टिका हुआ भरोसा? यही इन्वेस्टिगेशन एक नया मोड़ लेती है। अगर मिलिट्री इन्वेजन अकेला काफ़ी नहीं था तो अमेरिका ने ग्वाटेमाला के लिए इतनी बड़ी कोवर्ट ऑपरेशन चलाई ही क्यों? वाशिंगटन के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एक ही जवाब देते हैं, कोल्ड वॉर। अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना था कि ग्वाटेमाला कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जितना ज़्यादा रिकॉर्ड्स पढ़े जाते हैं उतना ही लगता है कि तस्वीर में एक और लेयर भी मौजूद है। 2 साल पहले 1952 में राष्ट्रपति अरबिन्स ने डिक्री 900 पर दस्तखत किए थे। ये एग्रेरियन रिफॉर्म था। बेइस्तेमाल ज़मीन को मुआवजे के साथ लेकर बेज़मीन किसानों में बांटा जाना था। इसी कानून के तहत यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की लगभग 2,34,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई। मुआवजा उसी वैल्यू के मुताबिक तय हुआ जो कंपनी ने खुद टैक्स रिकॉर्ड में डिक्लेयर की थी। यहीं से इन्वेस्टिगेशन में एक नया नाम बार बार सामने आता है, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। लेकिन एक फ्रूट कंपनी इस सियासी क्राइसिस के बीच इतनी अहम क्यों नजर आ रही है? कंपनी के रिकॉर्ड्स और वॉशिंगटन की लॉबिंग रिपोर्ट्स को साथ रखकर देखिए। यूनाइटेड फ्रूट बार बार अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ग्वाटेमाला कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के नीचे जा रहा है। इसी दौरान 2 और नाम सामने आते हैं, एलन ड्यूलिस और जॉन फॉस्टर ड्यूलिस। एक CIA के डायरेक्टर थे तो दूसरे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दोनों पहले सलीवन एंड क्रॉमवेल लॉ फर्म से जुड़े रहे थे, जहां यूनाइटेड फ्रूट एक अहम क्लाइंट थी। कोल्ड वॉर अपनी जगह थी, कॉरपोरेट इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन ग्वाटेमाला में क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे? अब दोबारा 27 जून 1954 पर लौटते हैं। राष्ट्रपति अरबिन्स इस्तीफा दे चुके हैं। टाइमलाइन को शुरू से आखिर तक देखने पर एक बात साफ नजर आती है, रिबेल फोर्स ने ग्वाटेमाला सिटी पर कब्जा नहीं किया था। ग्वाटेमाला की आर्मी पूरी तरह तबाह भी नहीं हुई थी। फिर भी सरकार गिर गई, शायद इसलिए नहीं कि मिलिट्री हार गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि फैसला लेने वाले लोगों को लगने लगा था कि हार तय हो चुकी है।